नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप लोग। प्यारे छात्रों, आज हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में जो कि 1789 में हुई थी। तो प्यारे छात्रों, क्रांति का बहुत लंबा इतिहास है। हजारों सालों से क्रांतियां होती आई हैं, लेकिन ये जो फ्रांस की क्रांति है यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसका पूरी दुनिया पर व्यापक प्रभाव पड़ा। तो इससे पहले जो क्रांतियां थी वह एक राजा द्वारा दूसरे राजा के खिलाफ की जाती थी। ठीक है, कई बार जो राजा है अपनी शक्ति के दम पर दूसरे राजा को अपने से कमजोर राजा को हराकर अपनी सत्ता स्थापित कर लेता था। कई बार ऐसा होता था कि जैसे कोई क्रूर राजा है तो आम जनता के सहयोग से किसी के नेतृत्व में एक क्रांति होती थी और फिर उस क्रूर राजा को हटाकर जो आम जनता का लीडर है वह शासक बनता था। जैसे कि हमारे भारत में देख लो तो श्री कृष्ण के नेतृत्व में एक क्रांति हुई और कंस को अपने राज्य से हटना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से क्रांतियों का लंबा इतिहास है। लेकिन ये 1789 में जो क्रांति हुई, यहाँ पर एक तरफ है फ्रांस की आम जनता, फ्रांस की, और दूसरी तरफ है राजा जिसके साथ पूरी ताकत है, जिसके साथ पूरी फौज है, और दूसरी तरफ है फ्रांस की निहत्ती जनता। तो दोनों के मध्य संघर्ष होता है और अंत में फ्रांस की जनता की जीत होती है। तो इस क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में राजा की सत्ता समाप्त करके आम जनता का शासन स्थापित किया जाता है, यानी लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। हम कह सकते हैं जनता के शासन की स्थापना की जाती है। तो प्यारे छात्रों, हजारों साल से राजा का शासन चलता आया है और चल रहा था, लेकिन फ्रांस की जनता के मन में ऐसा क्यों आया, ऐसी क्या परिस्थिति थी जिसकी वजह से उन्होंने राजा के शासन को उखाड़ फेंका और यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की। तो थोड़ा सा अपन इतिहास में जाएं प्यारे छात्रों। तो एक शहर है जिसका नाम प्राचीन समय में कुस्तुनतुनिया था और वर्तमान में इसके शहर का नाम है इस्तांबुल। कुस्तुनतुनिया वर्तमान में क्या है? इस्तांबुल। तो ये जो शहर है आज भी यूरोप तथा एशिया को स्थल मार्ग से जोड़ता है। स्थल, ठीक है, अभी तो जल मार्ग भी है, वायु मार्ग भी है ना। लेकिन प्राचीन समय में जब वायु मार्ग नहीं था है ना और जल मार्ग की सीमित था, तो उस समय क्या स्थल मार्ग ही महत्वपूर्ण था। तो यूरोप को एशिया से जोड़ने का जो कड़ी का काम करता था वो कौन था? हमारा कुस्तुनतुनिया। और यहाँ पर बेंजाइटाइन नामक साम्राज्य का शासन था। ठीक है, और फिर 1453 में मेहमद के नेतृत्व में ओटोमन साम्राज्य द्वारा, ठीक है, बेंजाइटाइन साम्राज्य को हरा दिया जाता है और यहाँ पर कुस्तुनतुनिया में ओटोमन साम्राज्य की नींव डाली जाती है। तो यहाँ पर ओटोमन साम्राज्य की स्थापना के बाद क्या होता है कि ये जो कुस्तुनतुनिया होता है वह उस जमाने में ज्ञान विज्ञान का एक बड़ा केंद्र होता है। दुनिया के सबसे ज्ञानी लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अध्ययन करते हैं, अपने रिसर्च का कार्य करते हैं। लेकिन ओटोमन साम्राज्य का जो सुल्तान होता है वह सत्ता के नशे में चूर होता है और जितने भी यहाँ पर जो ईसाई धर्म से संबंधित जो भी ज्ञानी लोग होते हैं उनको मारपीट के वहां से निकाल देता है। और ये जो ज्ञानी लोग हैं वह भागकर यूरोप की ओर आते हैं, यूरोप के देशों में चले जाते हैं, खास करके वह इटली में बस जाते हैं। तो कोई भी ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, बुद्धिजीवी होता है, तो प्यारे छात्रों वह अपने ज्ञान लोगों में बांटता रहता है, वह लोगों को गलत काम करने से रोकता है और सही काम करने के लिए प्रेरित करता है, वह चुप नहीं बैठ सकता। तो ये जो ज्ञानी लोग यूरोप के देशों में चले गए तो इन लोगों ने भी यही काम किया। इससे पहले यूरोप के लोग
अज्ञानी कह सकते हैं हम लोग, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, आज जैसे हम देखते ना वैसे नहीं थे। ये भारत से भी बहुत ही गरीब थे और इनको बहुत कम जानकारी थी। लेकिन अब क्या हो गया कि ये सारे ज्ञानी लोग यहाँ पे जा रहे हैं और अपना ज्ञान धीरे धीरे लोगों में बांट रहे हैं, है ना। तो अब धीरे धीरे क्या हो गया कि यूरोप में ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा और कालांतर में एक और घटना हो गई। एक जर्मन व्यक्ति था जिसका नाम था गुटेनबर्ग। उसने क्या किया, छापे खाने का आविष्कार किया। प्यारे छात्रों, छापे खाने के आविष्कार के बाद मनुष्य जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। ठीक है, तो इससे पहले छापे खाने के आविष्कार से पहले किताबें हाथों से लिखी जाती थी। एक किताब को लिखने में 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 6 महीने का बहुत लंबा समय लगता था। और जो कि इस किताब को लिखने में लंबा समय लग रहा है, इसलिए किताब का मूल्य भी बहुत अधिक होता था और यह किताबें आम जन के लिए उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि यह बहुत ही कीमती थी, इसलिए खास लोगों को ही ये किताबें उपलब्ध थी। लेकिन अब छापे खाने के आविष्कार से क्या हो गया, किताबें सस्ती हो गई, किताबें सस्ती हो गई। पहले साल भर में एक किताबें लिखी जाती थी, अब एक दिन में बहुत सारी किताबें छपती है। तो धीरे धीरे इस क्षेत्र में, छापे खाने के क्षेत्र में और विकास होता गया और फिर ये यूरोप के लोगों को पुस्तकें पढ़ने का मौका मिला और धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो गया, ज्ञान विज्ञान बढ़ रहा है। तो फ्रांस के उस समय के समाज की बात करें तो प्रथम स्टेट 3 स्टेट में बटा हुआ है। प्रथम स्टेट में यहाँ पर पुजारी वर्ग वहाँ पर ये लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और इनके जो पवित्र स्थान होता है उसको चर्च कहते हैं और उनके जो पंडित जी होते हैं या पुजारी होते हैं उनको वह पास्टर बोलते हैं ना, हिंदी में इनको पादरी वर्ग, पुजारी वर्ग या पादरी वर्ग। तो यह वर्ग था वो नंबर 1 पर था। द्वितीय स्टेट तो द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग में आपके राजा आ गए, राजा की फैमिलीज आ गई, राजकुमार आ गए, सामंत आ गए, जागीरदार आ गए, खड़ा राज परिवार से संबंधित जो बड़े बड़े ओहदों पर कार्यरत हैं वह समस्त लोग यहाँ पर आ गए, जो व्यवस्था का काम करते हैं ना, मैनेजमेंट का काम करते हैं। और यहाँ पर था एक और स्टेट, तृतीय स्टेट में प्यारे छात्रों आम जनता में व्यापारी भी हो गया, किसान भी हो गया, मजदूर भी हो गया, कारीगर भी हो गया, लुहार भी हो गया, सुथार भी हो गया। ठीक है, तो ये जो लोग जो साल भर काम करते रहते हैं वह इनको किसमें बांटा गया था, तृतीय स्टेट में। ठीक है, और जो ईश्वर की आराधना करते हैं वह प्रथम वर्ग में थे और जो मैनेजमेंट का काम करते हैं ना, राज करने का काम करते हैं, लोगों को कंट्रोल करने का काम करते हैं, उन लोगों को द्वितीय वर्ग में रखा गया था। और यहाँ पर जो तृतीय वर्ग है उसी से टैक्स लिया जाता है, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग को टैक्स से या कर से मुक्त रखा गया। तो प्यारे छात्रों, अब क्या होता है कि क्या कहते हैं, छापे खाने का आविष्कार हो गया, पुस्तकें छपने लगी, आम व्यक्ति के हाथों में पुस्तकें आने लग गई। ठीक है, तो पहली जो पुस्तक छपी थी वह थी बाइबल, जो ईसाइयों की एक धार्मिक पुस्तक है। तो इससे पहले जो पुजारी वर्ग था उसने समाज में अपना एक खास प्रभाव जमा लिया था। तो ये लोग क्या करते थे कि हाथ में कोई पुस्तक पकड़ते थे और फिर जनता को बताते थे कि देखो भगवान ने, ईश्वर ने ये कहा है। इस पुस्तक का संदर्भ लेकर, है ना, बाइबल का संदर्भ लेकर लोगों को कहते थे कि देखो भाई, देखो इस बार बारिश खराब हुई, पिछले साल बारिश खराब हुई, इस साल अगर आपको बारिश चाहिए तो इस पुस्तक में लिखा होगा कि आप चर्च के लिए क्या करेंगे, चर्च में कुछ न कुछ दान दे दीजिए, भगवान को खुश करने के लिए आप कुछ सोना दे दीजिए या फिर अपनी कोई कीमती वस्तु
दे दीजिए। तो इस तरह से जो प्रथम स्टेट के लोग हैं वह आम जनता को नाना प्रकार से बेवकूफ बनाकर अपना पहलू सीधा करते थे। तो आम जनता है वह भी बेचारी अज्ञानी थी और वो सोचती थी कि यार ये ईश्वर की आवाज है, भगवान की पुस्तक है, इसमें भगवान की बातें लिखी हुई है, तो भगवान ने ही कहा होगा। तो वह आस्था के कारण क्या होता कि अपना सारा जो धन है वह चर्च के पास दे देते थे। तो अब इन लोगों के पास क्या है कि पूरे आवाम से जो जनता से धन प्राप्त होता था, अतिरिक्त धन इनके पास क्या होता था, जमा होता था। इसके अलावा जो कुलीन वर्ग थे ये लोग भी कर के रूप में प्राप्त करते थे बहुत सारा धन, और इनके पास भी सालों से बहुत सारा धन जमा होता गया। और ये जो तृतीय वर्ग है जो बहुसंख्यक वर्ग था, ये बेचारा रात दिन काम करता, मेहनत करता, मजदूरी करता, समय के साथ जूझता रहता है ना, मौसम के साथ जूझता, परिस्थितियों के साथ जूझता रहता था, और उसके पास जो अतिरिक्त आय थी उसको कर के रूप में देनी पड़ती थी। तो हजारों सालों से इनकी स्थिति तो समान ही रही, लेकिन ये जो दो वर्ग थे यह समय के साथ मजबूत होते गए, पावरफुल होते गए, इनके पास पैसा आता गया। लेकिन अब इनकी स्थिति में परिवर्तन आने वाला है। तो अब क्या हो गया कि बहुत सारी पुस्तक, धार्मिक पुस्तकें छपने लगी, बाइबल छपने लगी। तो अब आम जनता ने पढ़ना लिखना सीखा, बाइबल पढ़ी, और फिर उन्होंने तुलना की कि हमारे जो ये पास्टर साहब है, ये पादरी साहब है ना, ये पुजारी साहब है, ये जो बोल रहे हैं ऐसा तो कहीं पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है, ये भगवान ने तो कहा ही नहीं है। भगवान ने तो कहा कि कर्म करो, मेहनत करो, सही मार्ग पे चलो, है ना, गलत काम मत करो, और ये हमको बता रहे हैं कि आप यहाँ पे कर्मकांड कीजिए, हाँ, अंधविश्वास भरी बातें बता रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने तो ऐसी कहीं कुछ भी कहा नहीं। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि लोगों में जागरूकता आई और यहाँ पर एक धर्म सुधार आंदोलन हुआ। धर्म सुधार आंदोलन हुआ। धर्म सुधार आंदोलन की विशेषता यह है कि यहाँ पर भगवान के खिलाफ या ईश्वर के खिलाफ एक भी बात कही नहीं है, क्योंकि दुनिया में जितने भी भगवान हैं, जितने भी ईश्वर हैं, सबने मनुष्य के कल्याण की बात की है, और ईश्वर हमेशा सद्मार्ग दिखाता है, आपको नफरत करना नहीं सिखाता, आपको जीना सिखाता है, आपको प्यार से जीना और शानदार ढंग से जीना सिखाता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, धर्म सुधार हुआ और जो धार्मिक अंधविश्वास थे, है ना, उनको सबको समाप्त किया गया। तो इस तरह से क्या हो गया भाई कि यूरोप के समाज में ये जो वर्ग है, अब उसका क्या हो गया, उसकी जो हैसियत थी वह धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई, है ना। लोगों में अब वैसा प्रभाव नहीं रहा इन लोगों का, और लोग समझिए ये किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं और किस तरह से धन लूटने का कार्य करते हैं। अब दूसरा जो वर्ग था, जो कुलीन वर्ग था, अब यहाँ पर क्या हो गया, पढ़ाई लिखाई आ गई, ज्ञान विज्ञान आ गया, है ना। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे डॉक्टर भी आएंगे, एक नया वर्ग पैदा होगा, पढ़ा लिखा वर्ग, डॉक्टर होगा, शिक्षक होंगे, प्रोफेसर होंगे, वैज्ञानिक आएंगे, इंजीनियर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक पढ़ा लिखा वर्ग आ गया। तो पढ़ा लिखा वर्ग आ गया, तो अब क्या हो गया भाई, ये भी, इन्होंने भी अपनी ज्ञान विज्ञान से, अपने क्या कहते हैं टैलेंट्स के दम पर उन्होंने रुपया पैसा कमाना शुरू कर दिया। इसके अलावा एक साथ में एक और घटना हो गई कि इन यूरोपीय लोगों ने अमेरिका की खोज कर ली। अमेरिका की खोज, ठीक है, साथ ही साथ इन यूरोपीय लोगों ने भारत तथा हमारे आसपास जो देश है ना, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, क्या कहते हैं श्रीलंका हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, भारत तथा अन्य देशों के साथ अन्य व्यापार करना शुरू कर दिया, व्यापार करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, बड़े बड़े व्यापारी हो गए जिनके पास बहुत सारा धन आ गया। तो अब क्या हो गया कि धनी वर्ग, एक नया वर्ग पैदा हो गया जिसके पास क्या है, पैसा है, सब कुछ है। लेकिन फिर अब इन्होंने देखा कि यार हमारे को वैसी वैल्यू नहीं मिल रही जैसे कि
इनको मिल रही। तो उन्होंने तुलना की, देखो आज मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, आज मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, आज मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, या आज मैं बहुत बड़ा लेखक हूँ। तो क्यों हूँ? मैं अपने टैलेंट की वजह से, है ना, मैंने मेहनत की और फिर मैंने ये ज्ञान अर्जित किया। अर्जित करने के बाद फिर मुझे ये सिद्धि के रूप में रुपया पैसा प्राप्त हो रहा है। और फिर यहाँ पे लोगों ने कहा कि ये जो लोग हैं यह तो कुछ ऐसे करते ही नहीं है केवल खून के आधार पर, है ना, कि भाई पिता जागीरदार है तो बेटा भी जागीरदार बन गया, वंश के आधार पर ये लोग समाज में खास स्थान पाते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे क्या हो गया, समाज में जो सही है वह हो रहा है और जो गलत है वह क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। तो ये वर्ग भी क्या हो गया, धीरे धीरे समय के साथ कमजोर हो गया। और ये जो तीसरा वर्ग है समय के साथ क्या हो गया, शक्तिशाली बन रहा है। इसके अलावा कुछ लेखक थे जैसे रूसो हो गया, उसने एक पुस्तक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। ठीक है, तो सामाजिक समझौता पुस्तक में इसने लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन समाज ने इसको बेड़ियों से जकड़ रखा है। ठीक है, तो मनुष्य को स्वतंत्र करो। तो अब ये बहुसंख्यक जो जनता थी वह भी सोचने लगी, अब देखो हम अपनी मर्जी से काम करने का अधिकार है, राज्य का हम पर किसी प्रकार का कोई दबाव होना नहीं चाहिए। ठीक है, और एक और है मॉन्टेस्क्यू करके, मॉन्टेस्क्यू, है ना, उन्होंने कानून की आत्मा नाम पुस्तक लिखी। तो इस पुस्तक का भी क्या है, फ्रांस की जनता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो धीरे धीरे अब क्या हो गया, आम जनता जागरूक हो रही है और वह अपने अधिकारों को मांग रही। और अब जनता को समझ में आ गया कि ये जो पुजारी वर्ग है, यह जो कुलीन वर्ग है, यह आज बहुत धनी हो गया, बड़े बड़े चर्चों का मालिक हो गया है, बड़े बड़े महलों का मालिक हो गया है, लेकिन इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, है ना। चमत्कार से अपने आप इनके चर्च बन गए हो, चमत्कार से अपने आप इनके महल बन गए, ऐसा हुआ ही नहीं, है ना। तो तृतीय वर्ग जो आम जनता है, आम जनता दिन रात काम करती है, मेहनत करती है और जो अतिरिक्त धन है वह टैक्स के रूप में इन लोगों को देती है। और इसी वजह से इनके बड़े बड़े महल आए हैं, इसी वजह से इनके ये जो बड़े बड़े चर्च बने हैं। तो अब जनता क्या होगी कि अपना हक मांग ली। और इसके साथ यूरोप में एक और घटना हो गई कि अब मेडिकल सुविधा बहुत अच्छी हुई, चिकित्सा सुविधा बहुत अच्छी हो गई। तो चिकित्सा सुविधा बहुत अच्छी होने के कारण क्या हो गया कि यूरोप की जनसंख्या बहुत बढ़ गई। यूरोप की जनसंख्या बढ़ गई। जब जनसंख्या बढ़ती है तो स्वाभाविक बात है कि खाने पीने की समस्या हो जाती है। और फ्रांस की जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ी और यहाँ पर भी क्या है, धीरे धीरे समय के साथ खाने पीने की समस्या हो रही है। इसके अलावा यूरोप में एक और घटना हुई कि फ्रांस और इंग्लैंड नामक दो देश परंपरागत दुश्मन है, एक दूसरे से हजारों साल से प्रतिद्वंद्विता करते आ रहे हैं। तो अब क्या हो गया कि जैसे कि ये दोनों ही शक्तियां भारत में आई और भारत में शासन करने के लिए इन दोनों में लड़ाई हुई और उसमें कौन जीत गया, इंग्लैंड जीत गया और फ्रांस हार गया। तो फ्रांस को इस बात का बदला लेना था कि देखो इन्होंने हमको भारत से भगा दिया है। तो अब ये क्या करते हैं कि इंग्लैंड का कब्जा अमेरिका में होता है। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस अपनी पूरी ताकत यहाँ पे लगा लेता है और फिर इंग्लैंड से अमेरिका को क्या करता है, मुक्त कराता है। तो ये जो प्रोसेस था बड़ा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ पर फ्रांस का बहुत सारा रुपया पैसा खर्च हो जाता है और फ्रांस में क्या हो जाता है, धन की कमी हो जाती है। तो सारा पैसा उन्होंने लड़ाई झगड़े में लगा दिया, तो आम जनता के लिए तो पैसा है ही नहीं। दूसरी घटना एक और हो जाती है तात्कालिक परिस्थितियों में कि जो फ्रांस का जो राजा होता है लुई द 16, है ना, उसकी पत्नी का नाम होता है मैरी एंटोनियो। तो ये इनका जो प्राचीन जो महल बना होता है वह निचले स्थान पर बना हुआ है और यूरोप में क्या बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो अब ये निचले स्थान पर बना होता है, यहाँ पर क्या है, पानी भर जाता है
है ना। महल बड़ा आलीशान था, लेकिन बारिश में यहाँ पे पानी भर जाता है। तो अब यहाँ पे महल के लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो पता लगता है कि देखो ये बीमारी कैसे हो रही है। तो पता चलता है कि ये बीमारी तो मच्छरों के काटने से हो रही है। और लुई द 16 इस महल का मुआयना करता है और सोचता है कि देखो यहाँ पे तो पानी तो रहेगा और मच्छर भी रहेंगे, तो मच्छर रहेंगे हम लोग क्या बीमार होते रहेंगे। तो एक तरफ फ्रांस में खाने पीने की समस्या है, महंगाई बढ़ रही है, जो ब्रेड की कीमतें आसमान छू रही है, खेती बाड़ी हो नहीं रही है। तो ऐसे समय में जो अपना पुराना महल टाल देता है और वर्साय नामक स्थान पर क्या है, वर्साय का एक बहुत बड़ा महल जो ऊंचे स्थान पर बनाता है और उसमें करोड़ों रुपया खर्च करता है। तो फ्रांस की जनता को पता लगता है कि देखो हम लोगों को कोई खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, है ना, हम लोगों की जिंदगी ढंग से नहीं चल रही, हमारे घर में लोग भूखे पड़े हुए हैं और ये राजा क्या कर रहा है, हमारे पैसों से क्या बना रहा है, बहुत बड़ा महल बना रहा है। ठीक है, तो ये सब बातें हुई और फ्रांस की जनता क्या है, भड़क गई और उन्होंने राजा के खिलाफ एक भयंकर आंदोलन किया, भयंकर क्रांति की और फिर इस पर उन्होंने राज सत्ता को उखाड़ कर फेंका और जनतंत्र की स्थापना की। तो प्यारे छात्रों, आज के लिए इतना ही। कल अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इस जनता का आंदोलन हुआ, किस तरह का उनका संघर्ष रहा। धन्यवाद।